हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं मैथ का ए स्पेशल मॉडल सेट। और ये मॉडल सेट तैयार किया गया है आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की देखरेख में। अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं और अगर आपको 17 फरवरी का एग्जामिनेशन देना है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। एक बार कमर कस लीजिए और जानिए कि आज मैथ में कैसे कैसे किलर क्वेश्चन हम आपके सामने ले आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में सीधे मिलने वाले हैं। तो बिना विलंब किए देखते हैं आज का जो मेरा मैथ का पेपर होता है उसमें पहला क्वेश्चन कैसा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसमें बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, आपको बताना है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं आप जानते होंगे। परिमेय संख्या जिसमें आप लोग ये पढ़ चुके होंगे कि अगर आपके सामने कोई संख्या है और रूट में उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है तो वो जो परिमेय संख्या, वो जो संख्या होगा वो अपरिमेय कहलाएगा। उसे हम कहेंगे अपरिमेय। मतलब अपरिमेय किसको कहेंगे? जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो अब इसमें परिमेय संख्या ढूंढना है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, बस इतना दिमाग में बना के रखेंगे। तो देखिए, तो √3 इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता है, इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। अब देखिए, इसमें √2 से √2 को कटा सकते हैं तो आपके पास इसका जो वैल्यू बचेगा ये 2 बचेगा। तो यही हो गया मेरा परिमेय संख्या। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें भी देखिए √5 है, मतलब अपरिमेय संख्या है, और इसमें √6 है, इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये दोनों परिमेय नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ गया आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना इसमें है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा किसे परिभाषित किया जाता है। जैसे आप पढ़ चुके होंगे कि वो होता है a = bq + r। ये होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस फॉर्मूले का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है आपका HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक। इस तरीके से इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a एंड b का महत्तम समापवर्तक गुने ab का लघुत्तम समापवर्तक निम्न में से किसके बराबर है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, एकदम दिमाग में बना लीजिए। इसी प्रकार का फॉर्मूला बेस्ड परीक्षा इस बार आपका होने वाला है। तो अगर मान लीजिए कि आप ये पढ़ चुके होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, अगर a और b दो संख्या है तो इनका गुणनफल जो होता है इसके महत्तम समापवर्तक और गुने इसके लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होगा। अब देख लीजिए, महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल कह रहा है किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा a गुने b के, और a गुने b दिया गया ऑप्शन सी में। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफी आसान प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे, इसलिए आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की अमेजिंग वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चलिए इसके बाद देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। प्रश्न है कि वास्तविक संख्या 0.54 पर रैंक। अब देखिए, यहां रैंक जो है ये 5 और 4 दोनों पर है। इसको p/q के रूप में लिखने पर प्राप्त संख्या होगी। अब p/q के रूप में कैसे लिखेंगे? तो p/q में लिखने का तरीका इसका क्या है? आपके सामने जो भी है 0.5 0.54 जो है और 5 4 पर एंकरिंग है, तो आप करेंगे क्या कि इसका दशमलव पहले हटा लेंगे और दशमलव के बाद दे देंगे 54, और जितने अंकों पर एंकरिंग है उतने ही बटा में दे देंगे आप 9। मतलब 2 9 दे देंगे, 2 बिंदु पर रैंकिंग है। अब इसे कटा लीजिए। अगर कटाते हैं तो 11 9 कटता है 99, और ये आपका कट जाता है 9 6 के 54, अर्थात ये आ जाता है आपका पास 6/11 और मिल जाता है ये ऑप्शन बी में। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 5वें नंबर में। इसका जवाब कितने लोग बताते हैं एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग।
चलिए पांचवा का जवाब दे देंगे हमारे सारे प्यारों। जितने भी जुड़े हुए हैं अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और इस प्रश्न का लाभ उठाएं। प्रश्न है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है? विषम पूर्णांक मतलब यहां आपसे पूछ दिया गया है विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक जो होगा वो किस रूप का होगा? तो विषम पूर्णांक जो होता है किसको कहते हैं? जैसे अब विषम पूर्णांक 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ऐसे संख्या विषम पूर्णांक होते हैं। तो इसको जब भी लिखेंगे तो अगर आप इनको 2 से भाग लगाते हैं, जैसे देख सकते हैं 2 से अगर इसमें भाग लगाते हैं क्यू के रूप में, तो शेषफल कितना बचता है? तो शेषफल हमेशा 1 बचता है, और 1 अगर शेषफल बचेगा तो हम कहेंगे ये किस रूप का हो गया? सी, अर्थात 2q + 1 के रूप का। अब जैसे 3 में 2 से भाग लगाइएगा 1 बचेगा, 5 में 2 से भाग लगाइएगा 1 शेष बचेगा, 7 में 2 से भाग लगाइएगा तो 1 शेष बचेगा। मतलब इसका मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है जो आपके सामने है 6ठे नंबर में, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। मतलब जिसका घात जो है, घात को ऐसे इंग्लिश में हम लोग जानते होंगे, इसको हम लोग पावर कहते हैं। तो जिसका पावर जो है 1 होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है रैखिक समीकरण। उसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण देख लीजिए किस ऑप्शन में है, यह मिलता है आपको ऑप्शन नंबर सी में। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इस बात को भी ध्यान देंगे कि जिसका पावर अगर 2 होगा, पावर अगर 2 होगा तो उसे कहेंगे द्विघात, याद रखें। और जिसका पावर 3 होगा उसे कहेंगे त्रिघात। और एक पावर वाले को क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो आपके सामने है 7वें नंबर में। चलिए बच्चा लोग जल्दी से, हमारे प्यारे सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक बार अगर मैथ में हमसे पढ़े हैं तो ये जवाब आप दे पाएंगे 7वें का। आइए समझते हैं पहले। यदि बहुपद आपके सामने px दिया है x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अब अल्फा इंटू बीटा को क्या कहते हैं? अल्फा इंटू बीटा जो है इसको बोला जाता है शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल बाबू लोग होता है c/a। अब देख लीजिए कि समीकरण में c कितना है, मतलब द्विघात बहुपद में, तो ca वाला आपका 5 हो जाता है, तो ये रख देंगे आपका 5। और a देखिए तो a यहां पर x का गुणनफल जो 1 के रूप में है बटा में दे लेंगे a, मतलब टोटल वैल्यू हो जाता है 5। और ये मिला है आपको ऑप्शन नंबर ए में। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चा लोग आ गया है 7वें के बाद 8वें नंबर में। 8वें का सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए 8वां प्रश्न स्क्रीन पर क्या है देखते हैं। बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग बताना है। अब मूलों का योग का सूत्र याद कर लेना है। तो मूलों का योग ऐसे बेसिक तरीके से इसे दर्शाते हैं अल्फा इंटू बीटा, सॉरी माफ कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा से। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? ये होता है -b/a। अब b और a को देख लीजिए कितना कितना है। तो आपके सामने माइनस जो ये आपके सामने है ये वाला, ये तो माइनस जैसा है वैसे ही रह जाएगा। अब b का मान कितना है? तो b का मान देखिए यहां पर आपको मिलेगा -4। तो ये रख लेंगे आप -4 इस तरीके से। और उसके बटा में दे देंगे a के जगह पर x के जगह पर 1 है, तो यहां पर आप लगा लेंगे 1। अब ये माइनस और इस माइनस को गुना करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा और टोटल वैल्यू आ गया आपके पास 4। अब देख लीजिए 4 किस ऑप्शन में है? तो ये मिला आपको बी ऑप्शन में। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 9वें नंबर में। 9वें का एक बार जवाब देंगे हमारे सभी प्यारों लोग। प्रश्न देखिए क्या है आपके सामने। प्रश्न क्या है? जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। अद्वितीय हल। अब इस अद्वितीय हल को बारीक से हम समझेंगे। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है? तो देखिए अगर आप याद रखे हैं तो अद्वितीय हल, ये जो आपके सामने हल है, ये तब होता है जब समीकरण a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के। अब अद्वितीय हल का कंडीशन है, अद्वितीय हल का कंडीशन से हम क्या प्राप्त करते हैं? तो अद्वितीय हल को हम बोलते हैं अविरोधी। याद रखेंगे अद्वितीय हल को क्या बोलते हैं? अविरोधी। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आपसे पूछा गया होता कि अनेक हल क्या होता है,
अनेक हल कब होता है? तो अनेक हल के लिए प्यारो याद करेंगे, इसका मान होता है यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल होता है आपका c1/c2। लेकिन अगर यहां पर इक्वल हो जाए तो ये आपके अनेक जो होते हैं इसमें बदल जाता है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो ये बातें आप याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं ये तीनों बातें आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे 10वें नंबर में। 10वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे, देखते हैं इसका जवाब सबसे पहले कौन देता है। चलिए जवाब धीरे धीरे देते रहेंगे कमेंट बॉक्स में और इस प्रश्न को सीखेंगे। प्रश्न क्या है? के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत अनेक हल, मतलब अनंत हल होंगे। अनेक हल का कंडीशन आ गया, समीकरण आपके पास दिया गया है। तो अब याद कीजिए अनेक हल का कंडीशन क्या होता है। तो अनेक हल का कंडीशन अगर याद करते हैं तो अनेक हल बराबर मेरे बाबू लोग होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और इसके का मान बराबर होता है c1/c2। अब यहां से आपको k का मान निकालना, तो k आपको इसी दो टर्म से, ये जो आपके सामने दिख रहा है इस दो टर्म से आपको मिल जाएगा। k कैसे मिलेगा समझाते हैं हम आपको। a1/a2, a1 का वैल्यूएशन देखिए 2 है तो रख लीजिए। a2 का वैल्यू कितना है? यहां से 4 है तो ये 4 रख लिए बराबर। फिर उसके बाद b1 यहां से देख लेते हैं 3 है, 3 रख लिए। और b2 यहां से आपको k मिल गया ना b2 में, ये मिल गया। अब इसी को हल कर लीजिए। अब 2 से इसको कटा लेते हैं तो 2 बार में कटता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो k का वैल्यू मिल जाएगा 3 दूनी 6 और ये आपका वैल्यू आ गया 6। अब 6 देख लीजिए किस ऑप्शन में, तो ये मिलता आपको ऑप्शन डी में है, मतलब 10वें प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 11 नंबर में। 11 का जवाब देंगे हमारे सारे प्यारों। 11 को समझते हैं और इसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है? द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब मूलों की प्रकृति क्या होती है ये समझिए। तो मूलों की प्रकृति के लिए आपको विवेचक याद करना होता है, मतलब d। अब d पहले याद कर लीजिए, d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पहले आप b का मान रख लेंगे। b के जगह पर x का गुणांक लिया जाता है, तो x का गुणांक यहां पर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब लिख लेंगे 4ac, a के जगह पर देख लीजिए यहां का एक गुणांक जो 1 है और c के जगह पर यहां का गुणांक जो आपको दिख रहा है -1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से 1 हुआ है और इसको क्रॉस करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 4 एकम 4 होगा, टोटल वैल्यू आ गया 5। मतलब d का मान जो मेरे पास आ गया है वो 5 आ गया है। तो d का मान यहां तो 0 से बड़ा हो गया। तो जब 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, इस बात को याद रखेंगे। और d अगर बराबर होता 0 से तो इस समय मूल जो होते वास्तविक, सॉरी इसमें असमान होता है, माफ कीजिएगा असमान होता है, इसमें हो जाता है वास्तविक और समान। अगर बात करते हैं d लेस देन 0 की, तो d लेस देन जब 0 होता है तो मूल जो होता है वो अवास्तविक होता है, इस बात को भी आप याद रखें। तो यहां d का मान हमसे बड़ा मिला है 0 से, इसका मतलब वास्तविक और असमान होगा और ये मिला है हमें ऑप्शन बी में, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न बाबू लोग आ गया है 12वें प्रश्न में। 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, देखते हैं इसका जवाब कितने लोग दे पाते हैं। प्रश्न क्या है समझते हैं। प्रश्न है कि x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0 के मूल समान है। अब मूल समान है तो क्या होगा, d 0 होगा। तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? अब d 0 होगा। अब d का फॉर्मूला याद कीजिए, ये होता है b² माइनस 4ac और ये क्या होगा 0। क्यों होगा ऐसा 0? क्योंकि मूल जो है समान है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब b के जगह पर देख लीजिए क्या है, तो b के जगह पर यहां पर -p है, तो -p का स्क्वायर कीजिएगा तो p² ही हो जाएगा। और -4 a के जगह पर आपको यहां से मिल रहा है 1 लिख लिया हम यहां पर, और c के जगह पर यहां पर q मिला है तो यहां लिख लिए q और इक्वल टू कर लिए 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा p²। अब इसको क्रॉस करेंगे तो 4q इक्वल टू 0 और यहां से अगर p² का वैल्यू निकाला जाए तो मिल जाता है p² इक्वल टू 4q और ये आपको मिला किस ऑप्शन में, तो ये मिल रहा हमें ऑप्शन नंबर बी में, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जितने लोग हैं सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। ये धमाकेदार शुरुआत होने वाला है और यही क्वेश्चन
इसी टाइप से एकदम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, इसको गांठ बांध दीजिए। 13 देखते हैं, 13 को समझते हैं और इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रश्न है कि एपी मतलब समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर होगा। इसका सार्व अंतर आपसे पूछा गया है क्या होगा। तो सार्व अंतर जिसको हम लोग डी से दर्शाते हैं बेसिक तरीके से, स्मॉल डी। और सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, तो a2 माइनस a1 से निकालेंगे। अब a2 माइनस a1 का मतलब दूसरा पद मेरे पास 10 है, 10 ले लिए और पहले पद को घटा दिए 4 को, तो 10 में से 4 घटा तो 6 बचा, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। चलिए 6 इसका राइट आंसर हो गया। ये तो दम सस्ता क्वेश्चन निकला था। अब आ जाते हैं आज के 14वें क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन को समझते हैं, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। 14 प्रश्न है, जब एपी के प्रथम पद 2, मतलब पहला जो पद है ए जिसको कहते हैं, ये 2 दे दिया, सार्व अंतर 3 है, डी का मान हमें 3 दे दिया, तो एपी के 3 पद होंगे। अब एपी का 3 पद निकालना काफी आसान है। अब करना क्या है कि पहला पद जैसे वो ऐसे लिख दीजिए और उसमें 3 जो आपको डी दिया है उसको जोड़ते जाइए। दूसरा पद 3 और 2 जोड़ दीजिए तो हो जाता है 5, और अगला पद निकालना तो 5 में फिर से 3 जोड़ दीजिए, 5 में 3 जोड़िए तो आपको मिल जाएगा 8। तो 2, 5, 8 देख लीजिए किस ऑप्शन में, ये मिला आपको बी ऑप्शन में, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 15 नंबर में। 15 का जवाब देने का प्यारो हमारे सभी प्रयास करेंगे। 15 का जवाब जानते हैं। एक इस तरीके का आपके सामने पद दिया है और इसका पदांतर पूछा है। तो पदांतर और सार्वंतर दोनों एक ही होते हैं, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और डी कैसे निकलेगा, तो डी निकलेगा a2 माइनस a1 से। अब a2 माइनस a1 देख लीजिए, a2 आपके पास है 1/2, तो ये आप ले लीजिए 1/2 और इसमें से माइनस कर लीजिए 3/2। अब माइनस जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आंसर मिलेगा। अब एलसीएम ले लेते हैं तो 2 मिलता है, यहां से 1 माइनस 3 कर लेते हैं तो मिलता है -2/2। 2 से 2 काट देते हैं तो आपका आ जाता है -1। और ये -1 किस ऑप्शन को टेक इन कर रहा है, बी ऑप्शन को, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 16 नंबर में। 16 का जवाब देंगे और 16 को समझने का प्रयास करेंगे। इसे कैसे बनाएंगे ये भी हम जल्दी जल्दी आपको समझा लेते हैं। 16 देखते हैं। बिंदु 2, 3 दिया गया है, इसकी दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो आप याद रखें कि मूल बिंदु से अगर दूरी निकालनी है तो मूल बिंदु की दूरी निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा √x² + y²। अब x y क्या है, तो ये जो आपके सामने अंक दिया गया है यही में x जो होगा पहला वाला अंक होगा और y जो होगा दूसरा अंक होगा। अब इस मान को रख लेंगे, तो मान को जब रखते हैं तो आपको 2 का स्क्वायर करना पड़ता है, प्लस उसी में आपको करना होता है 3 का स्क्वायर। चलिए बगल में कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 9। अब 9 और 4 को जोड़ लीजिए तो आपको मिल गया 13। और इस ऑप्शन को देख सकते हैं कहां है, तो ये ऑप्शन आपको सी में मिला। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 17 नंबर में। 17 का जवाब जानेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एकदम ठान लीजिए। और जो तैयारी हम करवा रहे हैं वो पक्के तरीके से कर लीजिए। आपको 50 में 50 दिलवाने का एकदम ठेका हम लेके रखे हैं। बिंदु -10, 6 और 6 - 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या है। अब मध्य बिंदु नियामक क्या होता है, तो मध्य बिंदु नियामक के बारे में अगर जानते हैं तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो हम बता देते हैं। मध्य बिंदु नियामक निकलता कैसे है, यह निकलेगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2 से। अब इसमें मान रख देना है आपको। x1 और x2 कौन कितने हैं, तो यहां x1 आपके पास है -10, देख सकते हैं, ये रख लीजिए -10 और इसमें जोड़ दीजिए 6 और इसके बटा में निकाल दीजिए 2। फिर उसके बाद y1 y2 देख लीजिए, y1 आपके पास है 6 रख लेंगे और उसके बटा में अब उसके y2 रख लेंगे, y2 है -10, तो ये आपका -10 हो गया और इसके बटा में दे लेंगे 2 और इसको इंटू में ऐसे खेल लेंगे। चलिए इसका यहां लिख देते हैं। अब -10 + 6 है तो सिंपल सी बात है, ये कितना होगा, -4/2 हो गया। और यहां से देखें तो 6 में से 10 घटा तो यहां भी आपके हो गए -4/2। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 2 से कटाइए, 2 बार में कटा, 2 से कटाइए, 2 बार में कटा, मतलब वैल्यू आ गया -2 और ये मिल रहा है किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, मतलब 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए 18 को जानते हैं। 18 स्क्रीन पर बच्चा लोग आ गए हैं। हमारे सभी ब्यालों जल्दी जल्दी बताएंगे 18 का राइट आंसर क्या होगा। 18 समझते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। अब देखिए कार्तीय तल, कार्तीय तल कैसा होता है ये तो बेसिक जानते हैं हम लोग। कार्तीय तल मान लीजिए इस प्रकार का, इस प्रकार से हम कार्तीय तल खींच लिए। तो अगर इस प्रकार का कार्तीय तल है तो कार्तीय तल y अक्ष से दूरी, अब इसमें y अक्ष कौन होता है, ये तो मेरा x अक्ष होता है, और ये जो आपके सामने ऊर्ध्वाधर लाइनें दिख रही हैं ये हमारा होता है y अक्ष। तो y अक्ष से चाहे राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, इसी को तो दूरी बोलेंगे। तो राइट साइड में जाएंगे तो भी हमारा x मिलेगा और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो भी हमारा x मिलेगा। मतलब y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, x निर्देशांक को डिनोट करेगा। मतलब इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x निर्देशांक। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 19 नंबर में। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, समझेंगे इसको। बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। बहुत मजेदार क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन में एकदम होंगे। अब चलिए इसमें भी हम चतुर्थांश आपको समझा देते हैं। चतुर्थांश पहले समझिए। जैसे मान लीजिए इस तरीके से हम लाइनिंग खींच लिए, तो पहले चतुर्थांश जो होता है, पहले चतुर्थांश में दोनों जो भाग होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। याद रखें इस बात को, ये y होता है और ये y डैश होता है, इतना तो बेसिक जानते हैं। दूसरे चतुर्थांश में जो होता है x माइनस होता है, y प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होते हैं, और चौथे में क्या होता है कि x प्लस होता है और y माइनस होता है। अब देख लीजिए इसमें x वाला जो टर्म दिया गया है वो माइनस में है, तो x टर्म माइनस में देखिए यहां है दूसरे में, और y वाला प्लस में है। तो मतलब ये जो आपके सामने है -8,6 ये होगा द्वितीय चतुर्थांश में। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 20 नंबर में देख लेते हैं। 20वां जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी प्यारों। 20 का क्या राइट आंसर होगा समझेंगे। प्रश्न क्या है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। देखिए अभी y अक्ष से बताए थे और अभी जो आपके सामने प्रश्न आ गया वो x अक्ष से आ गया। चलिए इसको भी समझेंगे। जैसे मान लीजिए कार्तीय तल इस प्रकार से हम बना लिए, तो कार्तीय तल बना लिए तो इसमें x अक्ष से दूरी पूछा है, तो x अक्ष ये होता है मेरा x डैश। अब इसके ऊपर जाएंगे तो x अक्ष की दूरी होगा, चाहे फिर नीचे आएंगे तब x अक्ष से दूरी होगा। तो या ऊपर जाए या नीचे जाए हमें क्या मिलेगा, यहां जाए या फिर यहां जाए हमें मिलेगा y अक्ष। और y अक्ष पर जो होता है उसको हम कहते हैं कोटि। x अक्ष वाला जो होता है वो भुज कहलाता है, और y अक्ष वाला जो पद होता है उसे हम कोटि कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोटि। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो आपके सामने है 21 नंबर में। अब क्वेश्चन हम आपके सामने लिए हैं त्रिकोणमिति से, और एकदम मॉडल सेट जबरदस्त लिया गया है। इतने ही प्रश्नों का जवाब आप दे सकेंगे। 21 देखते हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होगा, आपको यह बताना है। तो 1 + cos थीटा, अब देखिए एक सर्व समीकरण पढ़े होंगे आप लोग कि कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये आप बेसिक तरीके से एक सर्व समीकरण पढ़े होंगे। तो अगर ये सर्व समीकरण है तो इसमें 1 + cot स्क्वायर इसका वैल्यू पूछा है, तो इसका वैल्यूएशन कॉसिक स्क्वायर थीटा होगा। मतलब ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी के साथ बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आ गया है आपके सामने 22 नंबर में। इसको समझ के जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपसे पूछा गया 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3, अब देखिए 1/√3 अलग अलग मान होते हैं। जैसे 1/3 जो होता है अगर आप पढ़े होंगे तो tan 30 डिग्री का मान होता है, या फिर आपके सामने cot 60 डिग्री का मान होता है। इन दोनों के मान जो होते हैं वे आपके 1/√3 होते हैं। लेकिन यहां पर हमें tan और cot दोनों दिख रहे हैं, तो tan और cot दोनों दिख रहे हैं और दिख रहा है आपको पाई। तो पाई का मान त्रिकोणमिति में आप यूज करते हैं 180 डिग्री। तो 180 में 6 से भाग लगाते हैं तो tan 30 आता है, और ये cos 30 दिया हुआ है। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए 23वां प्रश्न स्क्रीन पर है। 23 का जवाब जानेंगे और 23 को समझ के बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है tan 60 डिग्री का मान है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। इसलिए हम बढ़ेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगर त्रिकोणमिति से जवाब मिला तो त्रिकोणमिति के बहुत आसान प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे, हमें पक्का उम्मीद है।
यदि साइन थीटा बराबर दिया है 3/5 तो tan थीटा का मान कितना होगा। अब देखिए इसके लिए हम क्या बताएंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे। समकोण त्रिभुज में साइन के सामने दिया गया है तो इसका मतलब ये दिया गया क्या हो गया हो, तो लंब बटा में कर्ण दिया गया होगा, तो लंब आपका हो जाता है 3 और कर्ण आपका हो जाता है 5। अब क्या करिए कि आप इस आधार का मान निकाल लीजिए। आधार का मान कैसे निकालते हैं, तो आधार का मान निकालने का तरीका होता है, अगर आपको आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर में से आप लंब स्क्वायर को घटा लेते हैं पाइथागोरस त्रिक के अनुसार। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। अब आप इसे घटाते हैं तो आपको मिल जाता है √16 और √16 का वर्गमूल हो जाता है 4। मतलब आपके सामने ये जो आधार है ये मिल गया है 4, ये माइनस नहीं है प्लस है 4। अब देखिए पूछा आपसे क्या है, tan, तो tan अगर पूछा है तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। अब लंब कितना है मेरे पास, तो लंब देख लीजिए, लंब आपको मिला है 3 और आधार मिला है 4, मतलब 3/4 हो जाएगा और ये दिया गया ऑप्शन ए में 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे 25वें क्वेश्चन में और 25वां क्वेश्चन के सामने हम जवाब देंगे। क्या जवाब दे पाते हैं देखते हैं। सभी लोग एक बार समझ के जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि tan थीटा बराबर √2 तो cot थीटा का मान क्या होता है। देखिए आप इसको काफी आसानी से बना सकते हैं। आप पढ़ चुके होंगे कि tan थीटा जो होता है वो cot का व्युत्क्रम होता है और cot tan का व्युत्क्रम होता है। तो tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो tan में दिया है tan थीटा का मान √2, तो cot थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/√2। चूंकि cot जो होता है इस tan का व्युत्क्रम होता है, इसलिए हम बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है। अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 26 क्या है, आपको बताना है कि साइन 15 और कॉस 75 बटा में है तो इसका मान कितना होगा। अब याद कीजिए, अगर ये 15 और 75 एक दूसरे के पूरक हैं, याद रखेंगे पूरक। अब पूरक किसको कहते हैं, तो जब दो कोणों का योग जो है अगर दोनों मिला के 90 हो जाए तो इनको हम पूरक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 30 में अगर 60 जोड़ते हैं तो 90 होता है, तो 30 को 60 का पूरक कहेंगे और 60 को 30 का पूरक कहेंगे। तो 75 और 15 जोड़ते हैं इन दोनों को तो आपका 90 हो जाता है। और साइन और कॉस भी एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो जब ये पूरक हो जाते हैं तो इनको दोनों का मान कट के 1 हो जाता है। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1। मतलब 26 में पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर इसको बनाना होगा तो ऐसा नहीं बनाएंगे, हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं ताकि आप जल्दी से अपने एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, इसको जवाब देने का प्रयास करें। बताना क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा और इसके इंटू में आपके पास है सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर होता है 1/कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्रॉस कर लीजिएगा तो यहां आपको मिल जाएगा क्या, यहां मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन बाई कॉस क्या होता है, तो ये आपका हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। और ये मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी में, मतलब 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है 28वें में। 28वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे और इस प्रश्न को भी बेहतर तरीके से समझेंगे। चलिए मजा आ रहा है सेशन में, और जैसे आप लोग जवाब दे रहे हैं उसके आधार पर हमें भी आज आपको पढ़ाने में काफी आनंद आ रहा है। यदि tan थीटा बराबर साइन थीटा तो थीटा का मान होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। tan थीटा, तो tan थीटा बराबर आपके सामने दे दिया है कितना, साइन थीटा। ये तो वैल्यूएशन दिए गए। अब tan को आप लिखते हैं तो ये लिख पाएंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा और इक्वल टू में आपके पास है साइन थीटा। अब देखिए एकदम बेसिक तरीके से साइन से इस साइन को हम कटा देते हैं, यहां कुछ नहीं तो 1 बचा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो आपको मिल जाता है कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब सोच लीजिए कि कॉस में 1 कितने एंगल का वैल्यू होता है, अगर समझ गए तो आपको जवाब मिल गया। तो कॉस में 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, तो मतलब थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। और ये दिया गया ऑप्शन डी में, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 29 नंबर में। 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और इसको जल्दी जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न समझते हैं। यदि किसी ऊर्ध्व खंभे की ऊंचाई
किसी क्षण उसकी छाया के बराबर हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये देखिए, हम ट्रिकली इसको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने इस तरीके से उर्द जो है एक खंभा है और इसकी छाया पृथ्वी पर ऐसे बनती है, तो ये दोनों अगर बराबर हो जाए, ये भाग और ये भाग बराबर हो जाए, तो यहां जो आपके सामने कोण बनेगा, यहां जो कोण बनेगा ये हमेशा 45 बनेगा। क्योंकि अगर ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है तो यहां इन दोनों कोणों का योग जो होगा 90 होगा, क्योंकि ये तो 90 होता ही है और ये दोनों कोण जो होंगे प्रमेय के अनुसार बराबर होंगे। तो अगर इन दोनों का योग 90 है और 90 में बराबर है तो 90 का आधा होता है 45, मतलब 45 इज राइट आंसर। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। ये ट्रिकली आप याद रख सकते हैं, अगर आधार और लंब बराबर हो जाए तो आप वहां पर आराम से लगा सकते हैं 45 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो आपके सामने 30वें नंबर में। प्रश्न क्या है, एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 हो जाता है तो मीनार की छाया 1 मीटर कम हो जाती है, तब x का मान क्या होगा। चलिए अगर मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए अच्छी बात है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसे सॉल्व करके बताइएगा कमेंट में कि इसका जवाब क्या होगा। ऐसे हम आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर आएगा आपका 100√3, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। तो आप इसको सॉल्व करके बताइए, जैसे इसके पहले वाला था क्वेश्चन ऊंचाई दूरी का था, उसको हम सॉल्व करके बताएं, तो इसको आप सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे। आपके होमवर्क में क्वेश्चन छोड़ते हैं। चलिए अगला